अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 200 नहीं है ना, 2 है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कब है पेपर्स आपके इस अटेम्प्ट में? सितंबर में। काउंट कर लिए होंगे दिन छिन तो आपको? कितने दिन रह गए हैं? हिसाब लगा लिया? अभी से लगाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ, पहले दिन ही हिसाब लगाना होता है कितने दिन रह गए हैं, और फिर रोज़ उनको गिनती नहीं करना, सिर्फ पढ़ना भी होता है। अच्छा जी, जिनका आज पहला दिन है, खैर से परेशान ना हो, हमने कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी, मैं गपशप लगाई थी बस। असल में तो हमने ये थोड़ी सी बात की थी, कल का लेक्चर ले लीजिएगा, पेपर किस तरह का आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, बड़े वाले कितने, छोटे वाले, ठीक है, 10 रुपये वाला गिलास कितना उसके बाद सिलेबस में क्या है, और पास पेपर का एनालिसिस हमने देखा था। तो आप भी काइंडली ये लेक्चर ले लीजिएगा। उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत हमने पढ़ भी लिया था, जो इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है वही वाला, ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही मिर्च मसाला लगाकर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड की, ज़रा क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। एसिड एक ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो एंटिटी कंट्रोल कर रही हो एज अ रिजल्ट ऑफ एनी पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट नॉर्मली क्या होता है एसिड्स के केस में? परचेज का इवेंट जो होता है, ठीक है। और ये जो रिसोर्स होता है, ये फ्यूचर में इससे हमें एक्सपेक्टेड होता है कि बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू या इनकम, और डिक्रीज इन कॉस्ट भी क्या है, ये भी फ़ायदे की बात है। फिर अगर बेनिफिट 1 साल की मुद्दत तक का है, तो ऐसे बेनिफिट को, ऐसे रिसोर्स को, ऐसे एसिड को हम करंट एसिड कहते हैं। करंट एसिड्स में क्लासीफाई करते हैं बैलेंस शीट में, इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है। और जिन बेनिफिट्स की का टेन्योर लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे में फैली हुई हो, उसको हम नॉन करंट रिसोर्स, नॉन करंट एसिड कहते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसिड ही लिखें ज़्यादा बेहतर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि एसिड जब एंटिटी ने खरीदा, कंट्रोल किया, तो पास इवेंट क्या था? खरीदा। तो खरीदने पर कॉस्ट इनकर हुई, तो एक ये कॉस्ट है, और एक मैंने कहा था ये बिजली वगैरह का बिल, ये भी कॉस्ट है। सैलरी दी मुलाजमीन को, ये भी कॉस्ट है। तो ये सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और इधर वो भी एक कॉस्ट है, और ये एसिड खरीदने वाली कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट में क्या फ़र्क था? कल ये बात की थी थोड़ी सी। मैंने ये कहा था कि ये जो बिजली या जो तनख्वाह है, तनख्वाह क्या है? आपने मुलाजमीन से सर्विसेज ले ली, यूज़ कर ली, अब उनको पेमेंट कर रहे हैं। आपने बिजली इस्तेमाल कर ली, ये बरकी कुमकुमें जल रहे हैं, ये ठंडी हवा वाली मशीनें चल रही हैं, तो ये फ़ायदा आप लेते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो इस बिल को जब पे करेंगे, तो ये कॉस्ट जो है, ये ऐसी कॉस्ट है जिसका फ़ायदा आप ले चुके हैं, तो इसको हम एक्सपेंस कहा करते हैं। इसको जो है वो एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन जो आपने एसिड खरीदने के ऊपर कॉस्ट इनकर की, बस वाले भाई, जो एसिड, बस वाले कौन कौन थे जो बस में थे? हाँ, अच्छा। तो जो अब आपने एसिड, किसको कह रहे हैं कि बेनिफिट अगले सालों पर आना है, कई सालों पर फैला हुआ है। तो अगर आपको इस कॉस्ट से फ़ायदा कई साल के ऊपर फैल कर मिलना है, तो इस सारी की सारी कॉस्ट को आज एक्सपेंस आउट करना ये मुनासिब नहीं है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाती है। तो आज हम इसको एक नॉन करंट एसिड के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जितना अरसा इसने फ़ायदा देना है, इस कॉस्ट को उतने अरसे पर फैला कर एक्सपेंस आउट करते हैं। ये एसिड की कॉस्ट को, इसकी यूज़फुल लाइफ, ये क्या होती है बताता हूँ। इसकी लाइफ, जितना अरसा आपने इस्तेमाल करना है इस एसिड को, इस कॉस्ट को उस अरसे के ऊपर फैलाकर एक्सपेंस बनाना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन सादा आसान बचपन वाली क्या थी? एसिड की वैल्यू में कमी ड्यू टू इस्तेमाल। लेकिन अब जरा टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फिर यहां से बात अगली निकली थी हमारे सामने कल कि यूजफुल लाइफ क्या होती है। तो हमने कहा था ये वो लाइफ है, ये वो अरसा है जिस अरसे के ऊपर, जिस अरसे के लिए आपने इस रिसोर्स को इस्तेमाल करने की नीयत कर रखी है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिसोर्स असल में टोटल लाइफ इतनी रखता हो, इससे ज़्यादा लाइफ का भी हो सकता है। जैसे एक गाड़ी बनाने वाले ने गाड़ी 25 साल की लाइफ की बनाई है कि जी ये 25 साल तक चलेगी, लेकिन आपकी कंपनी ने ये नियत की हुई है, ये इंटेंशन है, ये पॉलिसी है इनकी कि हर 5 साल बाद ये गाड़ी बदल के मैनेजर को नई गाड़ी दे देते हैं। तो फिर कंपनी की इंटेंशन, नियत क्या है? इस एसेट को 5 साल इस्तेमाल करना है। तो यूजफुल लाइफ क्या होगी? 5 साल, चाहे 25 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ होती रहे।
आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 5 साल की यूजफुल लाइफ। आपने डेप्रिसिएशन निकालते हुए कौन सी लाइफ यूज करनी है, यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये दो लाइफ्स हैं जिनमें फर्क है। यूजफुल लाइफ कहते हैं लाइफ ओवर विच एसेट इज इंटेंडेड इन 10 लिखा हुआ है, तो टेड नहीं है, डिड है पंजाबी, इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी। और इकोनॉमिक लाइफ क्या है, टोटल लाइफ उस एसेट की जिसके लिए उस मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया था कि वो बेनिफिट देगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको कहा था, कल बच्चों को बताया था, नए आने वाले आज पहले दिन सुन रहे हैं, बाकी हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ अगर दोनों सवाल के अंदर आ जाएं तो फिर ये मसला आता है। आपको ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के लिए आप अकाउंटिंग पर्पज के लिए आपकी लाइफ कौन सी रेलिवेंट है, यूजफुल लाइफ। अगर दोनों गिवन है तो, और अगर सिर्फ यूजफुल लाइफ दे बेहतरीन, सिर्फ लाइफ लिख दे वो वही है, सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ दे दे तो फिर वही है, वही यूजफुल लाइफ भी होगी, यही अज्यूम करेंगे। दोनों अलग अलग हों तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि ये एलोकेशन जो कॉस्ट की है यानी डेप्रिसिएशन, ये ऐसे नहीं है कि एक साल 100 रुपये में से 10 डेप्रिशिएट कर दो, अगले साल 25 कर दो, अगले साल 5 कर दो। ये कोई सिस्टमेटिक वे होना चाहिए इस कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने का, आहिस्ता आहिस्ता यानी डेप्रिशिएट करने का। तो उन मेथड्स को जिन मेथड्स को यूज़ करके हम डेप्रिसिएशन करते हैं उनको हमने कहा था ये 4 तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, आउटपुट और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, जिसमें से हमने कल पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है, बराबर आती है। ठीक है, या यूं कह लें हर साल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी ना एक थोड़ी सी बात है, चलें अभी बता देता हूं, आगे काम आ जाएगी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से वाला सेलेक्ट करना है, इसके पीछे कोई बेसिस होनी चाहिए या रात को सोएं बाबा जी ख्वाब में जो आगे कह दें सुबह वही कर लें? बाबा जी वाली गल मनी है नहीं, स्टैंडर्ड की इसके ऊपर गाइडेंस है। वो गाइडेंस क्या है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो हो जो मैच करे पैटर्न ऑफ बेनिफिट के साथ। एसेट से जो बेनिफिट आना है उसका कोई पैटर्न तो होगा ना। पैटर्न मतलब अगर एसेट से आने वाला फायदा हर साल बराबर बराबर है तो वो मेथड इनमें से सिलेक्ट करो जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर बराबर आए। तो वो कौन सा मेथड होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर आपके एसेट की नेचर ऐसी है, जैसे मिसाल के तौर पर बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग्स नॉर्मली क्या है, हर साल बराबर फायदा दे रही है। ये बिल्डिंग अपने ओनर को हर साल बराबर फायदा दे रही है, इसके अंदर अनलेस के कोई नया कमरा बना दें, इसकी कैपेसिटी तो है, वो ऑलरेडी फायदा देने के लिए ये तो तैयार है। अगर वो क्लास पूरी भरी हुई है या आधी भरी है ये तो अलग बात है, लेकिन बिल्डिंग तैयार है पूरी, जो ये कमरा पूरा फायदा देने के लिए तैयार है। ये कल भी ऐसे ही था, ये आज भी ऐसे ही है, ये अगले साल भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर बिल्डिंग नहीं बना लें वो अलग बात है, वो तो कैपेसिटी आपने बढ़ा दी ना। तो इस बिल्डिंग से आने वाले फायदे की नेचर हर साल बराबर होती है। ठीक है, बिल्डिंग हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार होती है। तो बिल्डिंग को नॉर्मली डेप्रिशिएट करने के लिए स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है, लोग जजमेंट लगाते हैं। आप अगर आपकी बिल्डिंग से आने वाला फायदा कम होता है तो आप बेशक दूसरा लगा लेना, लेकिन नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं कि बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला बेनिफिट जो है वो हर साल बराबर बराबर होता है। तो डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा मुनासिब रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर आपका एसेट है लेट्स से प्लांट मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी होती है इसकी नेचर ऐसी ही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वियर एंड टेयर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती चली जाती है। तो मशीन एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला फ़ायदा हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा होगा। तो अगर मशीन वाले एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिसिएशन मेथड भी ऐसा हो जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो वो अभी पढ़ाया नहीं है, शायद आज बात करें शायद कल करें। ठीक है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन कम होती है। तो मैं कहने का मतलब ये था कि डेप्रिसिएशन मेथड की सिलेक्शन के पीछे भी स्टैंडर्ड की गाइडेंस मौजूद है कि ऐसा मेथड सेलेक्ट करो जो मैच करे किसके साथ, बेनिफिट के पैटर्न के साथ। एसेट से जो बेनिफिट आना है उसका पैटर्न क्या है। अगर बराबर बराबर हर साल बेनिफिट है तो डेप्रिसिएशन भी बराबर बराबर आया, ऐसा मेथड लगाओ। और बेनिफिट का पैटर्न कम होता जा रहा है तो वो मेथड लगाओ जिसमें डेप्रिसिएशन भी कम हो रही हो। और अगला मेथड आउटपुट, वो मेथड क्या कहेगा, जितना बेनिफिट ले रहे हो उतना डेप्रिशिएट करो।
तो ये इंशाल्लाह देखेंगे जब आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बस ये बात की कि एडेप्शन मेथड सिलेक्ट करने के पीछे भी स्टैंडर्ड की गाइडेंस मौजूद है, समझ आती है बात की। चलें आगे। फिर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फॉर्मूला देखा था। इसका फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, ठीक है। एक ही बात है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपने यूजफुल लाइफ को रेट में या रेट को यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कल हमने सीखा था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, आप इंट्रो में चूंकि पढ़ के आते हैं तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट निकालना अगर रेजिडुअल वैल्यू हो तो उसका एक डिफिकल्ट सा छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन जब वो फॉर्मूला लगा के आप रेट निकालते हैं ना, तो आप फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते, लगाते कॉस्ट पर ही रेट है। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी आखिरी क्लास के अंदर सिर्फ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना ही पड़ा तो फॉर्मूला बता दूंगा, फिलहाल मैं वो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको दो चीज़ों में फ़र्क लेकर आपके लिए चलना चाह रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्का हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन निकालते हुए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं। अगला जो मेथड पढ़ाऊंगा ना, रिड्यूसिंग बैलेंस, उसके अंदर माइनस नहीं करते। तो ये दोनों को मैंने ज़रा डिफरेंट लेके चलना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर रेट से लाइफ या लाइफ से रेट निकालनी होगी तो मैं यही वाला यूज़ करूंगा फॉर्मूला, सिंपल। अगर लाइफ से रेट में आना है तो 1 ओवर लाइफ कर दो, और अगर रेट से लाइफ में आना है तो 1 ओवर रेट कर दो फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यही था कल का लेक्चर। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, ये दो बातें नहीं हमने की थी, और एक सवाल ऐसे ही बस कर लिया था, यानी कल बस ऐसे ही बस शुगल में नहीं लगाया था हमने, पढ़ा को ये पढ़ाई की है हमने कल, है तो सही किया आप लोगों ने, नहीं आया है ना, ले लेना लेक्चर में बता रहा हूं जी। बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद आपको ये 5 अदद सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, इनका सोल्यूशन चूंकि आपको बुक में मिलना था, और बुक लो मैनू नहीं लभ रहा, थानू कितों लभ रहा, कौन सा सफा था ये, हाँ ये। तो अब अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर ना किताब के अंदर जो सोल्यूशन है, आप इसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक फॉर्मेट बना के इस वर्किंग को किया था। तो कोई एक सवाल जो सबसे लेंथी लगता है वो ज़रा मैं क्विकली करवा देता हूँ ताकि वो फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाए, जो बच्चे खैर से आ जाएं वो भी देख लें। बाकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर ये आपके सामने, इसकी पिक्चर ले लें। जब तक बुक नहीं है, बुक वैसे आज कह रहे थे कि वो आ जाएगी, पता नहीं, मुझे तो कल भी कह रहे थे कि आ जाएगी। आ गई है बुक, ओ बुक आ गई भाई। तो वॉल्यूम 1 आपने आज ले लेना है, ठीक है। लेकिन अब ये सोल्यूशन है, अब यहाँ पे पढ़े हुए हैं किताब में, अब हैंडआउट में तो नहीं जी, बिल्कुल फुल फ्लैश सवाल में नहीं, लेकिन वर्किंग की हद तक मैं आपको उस फॉर्मेट पे डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो फॉर्मेट सिर्फ यहाँ नहीं यूज़ कर रहे, वो फॉर्मेट में बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ करना है। तो अभी ज़रा शुरू है, इब्तदाई इश्क है, तो आदत डालना चाह रहा हूँ उस फॉर्मेट की कि मेथड की कैद से निकल कर उस फॉर्मेट पर रहो। बाकी अगर सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस मांग ले, जैसे इस सवाल के अंदर मांगा हुआ था, तो ज़्यादा मुनासिब है, वक्त बचाओ और ये करो। लेकिन ये पर्चे में करने वाले काम है शॉर्टकट के, फिलहाल तो लॉन्ग कट से ज़रा चीज़ें सीख लें, ज़रा पक्की कर लें, तो सीखते हुए लंबे लंबे काम कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पर्चे के लिए एंड पे तैयार कर लेंगे, ठीक है ना जी। ये तस्वीरें खींच ली होंगी आप लोगों ने। 5 सवाल थे, ये मुझे लग रहा है सही है। चौथा सवाल कर लेते हैं, और 5वां, छठा नहीं था, अच्छा वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है जी। इनमें से कोई अब एक सवाल करवाना है, अब जो आप कह दें। 5वां, चौथा, ठीक है, चौथा कर लेते, जो मुश्किल लगा हो। 5 मुश्किल लगा था, 5 क्यों मुश्किल लगा था? चले जी। मिस्टर आतिफ हैज परचेज, मैं यहीं पे कर रहा हूँ सवाल। मिस्टर आतिफ हैज परचेज एन एसेट ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर 50,000, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000 एंड रेट ऑफ डेप्शन इज 25% स्ट्रेट लाइन। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। Zishan has purchased on 1 July 4 for 70, its residual value is 20 and useful life is 4 साल, मेथड इज स्ट्रेट लाइन। एक काम करते हैं, मैं 5वां सवाल करता हूं 2 दफ़ा,
एक बार लाइफ यूज करके कर लेता हूं और एक बार उस लाइफ को रेट में कन्वर्ट करके आपको करवा देता हूं, ताकि कॉन्फिडेंट हो जाएं आप कि वो इंट्रो वाले उस फार्मूला के और हमारे इस फार्मूला के अंदर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, तरीका वारदात मुख्तलिफ है। वहाँ पे अगर फार्मूला वो वाला यूज़ करके रेट निकालें तो फिर स्ट्रेट लाइन में भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते। मैं वो फार्मूला नहीं लगाता, तो मैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करता हूँ स्ट्रेट लाइन में, ताकि आंसर आपको सामने नजर आए कि सेम है। ठीक है ना। तो ये चौथा सवाल कर लेते हैं। वैसे पांचवा भी हो सकता था, उधर रेट को लाइफ में कन्वर्ट करते, लेकिन चलो ये जैसे सिखाया था पहले उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है। आतिफ ने 1/4 कहाँ करें ये सवाल, उधर ही कर लेते हैं। 1/4/2000 भाई, ये फिर मिटाने के लिए किसी को कह देना, आप मिटा देना, मेरी भी हिम्मत कोई नहीं है। इसके बाद 1/4 को 50,000 का एसेट खरीदा, 10,000 रेजल वैल्यू, नहीं सॉरी, 1/7/4 को 70,000 का एसेट खरीदा, रेजल वैल्यू है 20,000 और लाइफ है 4 साल। ये वाला करें, पांचवा कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डेट, ये फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। अच्छा, अब लाइफ गिवन है तो लाइफ यूज कर लेते हैं, कन्वर्ट रेट में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लाइफ। ठीक है। एक कब खरीदा है? 7/2004। कॉस्ट क्या है? 70,000। 70 लिख रहा हूं मैं, 1000 में सवाल करना सीखो। सही है, मतलब जल्दी हो जाएगा ना जरा। उसके बाद ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर था, तो डेप्रीसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है। सवाल में लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन, ना भी लिखा हो तो खामोशी केस में हम स्ट्रेट लाइन ही लगाते हैं। ठीक है। तो 70 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी गिवन है सवाल में? 20 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। जी हाँ, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकली है, लेकिन ये एसेट पूरा साल हमने इस्तेमाल ही नहीं। अब कल क्लास वाले सवाल मैंने ये काम भी नहीं ना किया था, तो इसलिए मैं सवाल करवा रहा था फ्रैक्शन वाला। ठीक है। तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? तो 6/12 कर दो जी। 6.25 कहो ना, फिर 1000 में चल रहे हो। नहीं ये समझ आ रही तो मैं पूरा सवाल कर देता हूँ। और नहीं भाई, पहला दिन है, कुछ भी आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें। आगे जाके 1-2 सवाल करता हूँ, 1000 के अंदर ही सवाल कर रहा था मैं, माजरत खां हूं मैं, सारा कुछ ही बदल गया। अच्छा जी, 70,000 का ये एसेट था, डेप्रिसिएशन निकाली जी। कॉस्ट माइनस 20,000, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6/12, 6/2। तो भाई आप भी अब इधर ही आ जाए, क्या हो सकता है अब, क्या हो सकता है अब? शक्लें बना के बैठे होते हैं कुछ बच्चे, बंदा परेशान ही होता है ना शक्लें देख के। अच्छा जी, बुक वैल्यू बताएं। 63750। ठीक है जी। अब मेथड कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आंखें बंद करके फॉर्मूला रिपीट करना है। बस फर्क क्या पढ़ना है, ये 6/12 अगले साल नहीं करना, क्योंकि अगले साल हमने से पूरा साल इस्तेमाल किया। ठीक है जी। 31 दिसंबर 2004 पर बुक वैल्यू ये थी, और 31 दिसंबर 2005 की डेप्रीसिएशन हमने निकालनी है। तो सेम फार्मूला, दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मसला सिर्फ ये है कि चूंकि पिछले साल फ्रैक्शन था, इस साल नहीं है, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, बल्कि आज सारा ही लिख देता हूँ। डेप्रीसिएशन जी, कॉस्ट सेम फार्मूला, माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, लेकिन 6/12 नहीं करना, क्योंकि ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, बोले 12,500। बुक वैल्यू बताएं। 51। उसके बाद कितने साल की डेप्रिसिएशन मांगी है जी? 3 साल की, और एक और साल 31 दिसंबर 2006। डेप्रिसिएशन सेम फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस। तो पर्चे में दोबारा नहीं लिखना, लेकिन अभी ज़रा ये बात मैं बस दिमागों में बिठाना चाह रहा हूँ आपके कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है। हर साल सेम डेप्रिसिएशन, या यूं कहें हर साल सेम फॉर्मूला। एक ही बात है, एक ही बात है, ज़रा पक्का करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। 12,500 ही होगा हर साल, यही डेप्रिसिएशन। पहले साल भी यही होती, अगर दरमियान में ना आया होता तो। वो तो 6 महीने इस्तेमाल हुआ था, तो फिर 6/12 कर दिया जी। बोले 38। अच्छा, अब ये तो हमने पहले वाला फार्मूला लगा लिया,
लाइफ से डिवाइड करके। अगर रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना, ठीक है। तो रेट पहले निकाल लेते हैं। अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ मैंने कहा था कर लेना। वो मुश्किल वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा, बार बार कह रहा हूँ। हाँ, याद आपने ज़रूर रखना है, किताब में लिखा भी हुआ है। आखिर क्लास में चाहे या उससे पहले किसी वक्त, एंड पे जो रिवीजन क्लासें चल रही होती हैं, एंड पे आप वो फॉर्मूला एक बार मुझे बता देना, 1-2 सवालों के अंदर अप्लाई कर लेंगे। किसी MCQ में ना आ जाए, कोई रेट का कह दे तो कहीं पे यूज़ करना पड़ जाए तो एहतियातन, वैसे ज़रूरत नहीं है, आज तक मुझे तो कभी नहीं पड़ी, ठीक है। तो सिंपल वाला फॉर्मूला, रेट निकालना है लाइफ से तो 1 ओवर लाइफ कितनी है, 4 साल, इंटू 100 करो तो आंसर इज 25%। अब बस आपने ये करना है, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू को नहीं छोड़ना। ये डेप्रीशिएबल अमाउंट जो है इसके ऊपर रेट लगा दो, ठीक है। तो यही सवाल मैं दोबारा कर रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, बस इंट्रो की, बस और कुछ नहीं। वैसे भाई पहले मैंने ये कभी नहीं करवाया, तो पहले दफ़ा करवा रहा हूँ ये वाला सवाल ऐसे 2 दफ़ा, चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी, 1 जुलाई 2004 पर एसिड खरीदा 70,000 का, 31 दिसंबर 2004 पर डेप्रीसिएशन करनी थी तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, बिल्कुल उसी तरह से हुआ, लेकिन यूजफुल लाइफ से डिवाइड नहीं करना, रेट से मल्टीप्लाई करना। और रेट कितना निकाला है हमने। अब अगेन ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, इसको क्या करना है, आंसर इज 6250, ठीक है जी। सही है। बुक वैल्यू एक और निकालूंगा बस, बुक वैल्यू वही 63750 आएगी, लेकिन बुक वैल्यू को डेप्रीसिएशन के लिए यूज नहीं करते हम इस मेथड में। 31 दिसंबर 2005 की डेप्रीसिएशन है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, इसको अलग रखना, जो मैं इस तरह फेंकना फिर वो अलग रख दिया करो, बॉक्स में ना डालिए ना बाद। 70,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट 12,500 ही होगा, देख लें। और ऐसे ही ये सवाल आगे चलता जाएगा, ठीक है, काफ़ी है। ज़रा फॉर्मेट पे भी डाल दिया। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए बनवाया था कि जब अब आगे जाकर एक सवाल मैं ऐसा करवाऊंगा आपको कि जो एक सवाल होगा लेकिन मेथड डिफरेंट होंगे, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, ऐसे ही मैं आमने सामने करूंगा। तो आप उसमें देखोगे कि डेप्रीसिएशन मेथड के बदलने का मतलब सिर्फ इस वर्किंग के चेंज होना होता है। ये फॉर्मेट का कोई ताल्लुक नहीं है किसी एक स्पेसिफिक मेथड से। ये फॉर्मेट चारों मेथड्स के अंदर यूज हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग हो, सम ऑफ ईयर हो, आउटपुट हो, क्योंकि हर एसेट की कॉस्ट में से डेप्शन माइनस होकर बुक वैल्यू दिखा रहा है ये फॉर्मेट। अब डेप्रीसिएशन जो निकलनी है वो किस मेथड से निकल रही है ये डिफरेंट हो सकता है, तो वो सिर्फ ये वाली जगह डिफरेंट हुआ करेगी। तो इसलिए मैंने ये एक फॉर्मेट पे रखा है। ये इसलिए रखा है कि आगे रीवैल्यूएशन में भी यही फॉर्मेट होना है हमारे सवालों का, आगे इंपेयरमेंट के अंदर भी जाकर यही होना है, गवर्नमेंट ग्रांट में भी यूज हो रहा होना है, आगे FR2 में जाके भी ये फॉर्मेट चलता जाएगा। आपको इस फॉर्मेट का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये फॉर्मेट की जरा शुरू में प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बाकी तो अब जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहीं पर ये बनेगा, वैसे जरूरत नहीं है। वैसे सवाल हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेजर बनेगा, जो वर्किंग होगी वर्किंग अपने हिसाब से करेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह की वो डिफरेंट, ठीक है। बस ये एक अलग थलग थोड़ी सी वर्किंग जरा शुरू में प्रैक्टिस करवानी थी कि जब जब मैं इस सिलेबस में या आगे FR2 के अंदर आपको सिलेबस के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, तो जब भी ये बड़े टॉपिक्स हैं, रीवैल्यूएशन हो गई या आगे डीकमीशनिंग वगैरह आता है जाके 37 वगैरह में FR2 में, तो उनके अंदर फॉर्मेट ये रहेगा, बस एक तरतीब पे डाला, मेथड चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ये फॉर्मेट सेम रह सकता है, ओके। ये सिर्फ बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये फॉर्मेट जो है ये सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस का है, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल अगर सवाल में सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगे जैसे इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी, तो ये वर्किंग करने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीका पर्चे की हद तक ये है। सिर्फ अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहे हैं, फुल फ्लैश सवालों में ये डिटेल वर्किंग करनी पड़ जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस में अक्सर फ़ायदा हो जाता है, कुछ फिगर्स उससे मिल जाती हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको किधर है, कौन सा सवाल था ये, 5वें, ये देख लें, 6250, 12500, 12500 डेप्रिसिएशन तो इस तरह से भी निकल सकती थी एक लाइन के अंदर, वही फार्मूला लगा हुआ, बस मैंने ज़रा वो फॉर्मेट में डाल के बुक वैल्यू भी साथ साथ दिखाई है आपको, ओके, और सही है। अच्छा जी, अब आज थोड़ा सा इस बात को बढ़ाते हैं, अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, देखते हैं ज़रा आपके क्या हालात हैं, आप
क्या लेजर बनाना जानते भी हो या नहीं एसिड का, क्या अक्यूमुल एडेप्शन का आपको इसकी वाकफियत है या नहीं है, एडेप्शन की एंट्री आपको आती है या नहीं आती है, भाई ये मिटवा दें, ठीक है। और इसी तरह से क्या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, डेप्रिसिएशन नाम की चीज़, एसिड नाम की चीज़ है कोई बंदा हाँ अच्छा। तो सवाल ये पढ़ते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट है पेज 145 पे, ये क्वेश्चन किताब के अंदर है, किसी के पास पुरानी किताब हो मैंने कल कहा था तो वो चल जाएगी, बस वो कुछ सवाल नए ऐड होते हैं, कुछ गलतियां भी सही होती हैं पिछली दफ़ा की, तो अगर किसी बच्चे के पास पुरानी हो यूज़ करना चाहता हो तो किसी नई किताब वाले के साथ बैठा करे रोज़ और यूज़ कर ले, कोई मसला नहीं है, ताकि कोई नई चीज़ कोई चेंज हो तो उसको पता लग जाए इस सफ़े के ऊपर है और वो सफ़ा कॉपी करवा सके, ठीक है ना। बाकी किताब अवेलेबल होगी, प्लीज़ ले लीजिए। ये सवाल तो अभी कल वाले हैंड आउट के अंदर है, ठीक है, और जो होमवर्क में देने हैं वो भी सारे, ओके जी। मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसिड्स, रिक्वायरमेंट पढ़नी। अच्छा, तरतीब सवालों की क्या होगी, किताब का ये सफ़ा मिल रहा है सबको, नई किताब है, पुरानी में फिर मैं सफ़ा नंबर नहीं बता सकूंगा, वो फिर आप खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। वैसे थोड़ी सी बात बता दूं, पुरानी किताब में ये जो लेक्चर नोट्स के नाम से ये क्वेश्चंस थे और ये बिल्कुल चैप्टर के एंड पे होते थे, ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नाम इसका करके इसको ज़रा पहले ले आया हूँ चैप्टर के फ़ौरन बाद, तो सफ़ा नंबर ढूंढने में ज़रा मसला होगा आपको, एक बार देख लोगे पता लग जाएगा, क्लास के बाद आ जाना समझा दूँगा। फ़िलहाल हैंड आउट तो है ना, उसमें ये सवाल है, वहाँ से देख लो। पुरानी बुक वाले आज हैंड आउट यूज़ करें, नई बुक वाले इस सफ़े पे आ जाएं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट, अच्छा सवाल करने का तरीका क्या होगा, पीआरसी वालों अभी कैफ में आए हो ना, सवाल करने का तरीका होगा सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर कम से कम 2 बार सवाल को रीड करेंगे और फिर तीसरी बार उसको रीड करेंगे करने के लिए और साथ करते भी चले जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, ये बात पहली बार ही समझ के अप्लाई करने लग जाओ, आज से ही फ़ायदा भी हो जाएगा, पर्चा भी पास हो जाएगा, या तजर्बा करके अपनी मर्ज़ी का देख के फिर अगली बार ये बात माननी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा होता है। बच्चों को एक आम सवाल ये होता है, ऐसे तो बड़ा टाइम ज़ाया होगा, तो पता नहीं फिर आपको फेल होने के तरीके सिखाते हैं यहाँ पे हम बुला के, ऐसा थोड़ी ही होता है, पास होने का तरीका ही बताया जाता है। 2 से 3 बार सवाल पढ़ने, 2 बार सवाल पढ़ेंगे तो पता लगेगा मांग क्या रहा है और सवाल का सोल्यूशन प्लान हो जाता है दिमाग के अंदर, फिर तीसरी बार जाकर उसको करेंगे, क्विकली हो जाएगा, टाइम बचेगा, कम टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लग जाता। अब ये तजर्बा करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, अभी से तो पहुंच भी जाएंगे इस बात पे। किस मसले में फंसे हुए हो? अच्छा जी बच्चों, तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखें क्या है जी, एसिड अकाउंट बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाना है, और हम इंशाल्लाह इसके अंदर जर्नल एंट्रीज भी करेंगे आज, मैंने लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले जर्नल एंट्रीज ज़रा कर लेते हैं, उसके बाद इसके लेजर्स बनाएंगे, वो तो मांगा भी हुआ था, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे। एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये समझाऊंगा, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एक्सट्रैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, FAR 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICAP को भी पता है जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट थी फाइनल अकाउंट्स वाली, वो तो बच्चे इंट्रो में ले बना चुके हैं, वो सिलेबस में यहाँ पे है नहीं, वो तो मैं बनवा नहीं सकता, यहाँ पे तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनवा सकते हैं, यानी कि NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा सकते हैं। ये जो आप पढ़ के आए ट्रेडिंग बिजनेस की, इसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ बनवा नहीं सकता ICAP, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, बाकी चेंज इक्विटी और कैश फ्लो बनवाता है, वो तो सिलेबस में है ना। तो अब जब ICAP को पता है ना कि ये वो ट्रायल वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नहीं बनवा सकता, तो गुस्सा ICAP ऐसे ही निकालता है कि टॉपिक IAS 16 का होगा और उसमें वो कहेगा ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बनाओ, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं वो आज करना सिखाऊंगा। फिर हम हर टॉपिक के अंदर, चाहे जोन सा मर्जी टॉपिक होगा, एक्सट्रैक्ट्स लाजमी बनाया करेंगे, चाहे वो किसी टॉपिक में मांगता है या नहीं मांगता है, हमें तो पता हो, क्योंकि आगे जाके FAR 2 में फिर वो फाइनल अकाउंट्स वापस आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट FAR 2 के सारे स्टैंडर्ड्स को भी मिलाकर और ये सारे स्टैंडर्ड्स भी मिलाकर, तो पता तो हो कि इनकम स्टेटमेंट में किसी, अगर आप PPE पढ़ रहे हैं तो उसके इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे नज़र आएगा। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कल को पढ़ेंगे तो पता हो कि इनकम स्टेटमेंट में उससे रिलेटेड क्या चीज़ जानी है, बैलेंस शीट में क्या जानी है, कहाँ जानी है, कैसे नज़र आनी है।
आप गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ कैसे नज़र आनी है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ कैसे नज़र आनी है। हर टॉपिक के अंदर हमने यही काम करना है, ठीक है। तो आज से ये कहानी शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने तो सिर्फ बेसिक सा सवाल था, ये मांगा हुआ था 2 लेजेस बनाने हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बात को बढ़ाएंगे, ओके। तो सबसे पहले सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फ्रिंज सुपर्स, पीक फ्रिंज सुपर नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है और दसो। पहले बैटरी लो हुई होती है, ऊपर से आप 2 दफा बुलवाते हो। पेज नंबर 145 होगी बात। क्या कहा इसने मुझे बताओ। उधर नहीं बैठना, वो कोना है बस ऐसे सवाल लिखने के लिए। एंट्री यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको, ठीक है। लेकिन वैसे मैं कहा करता हूँ बच्चों को कि पहली रो में 3 बैठा करें, और गर्ल्स अगर इधर बैठी उन्हें भी कहता हूँ पहली रो में 3 से 4 बच्चे बैठा करें, इससे ज़्यादा ना बैठा करें, ठीक है ना। सही है, ये अब आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब सवाल को शुरू करते हैं। होपफुली डेबिट क्रेडिट आपको आता होगा, इंट्रो पढ़ के आए हैं, है ना। हैं एसेट लायबिलिटी का पता है, इनकम एक्सपेंस का पता है, कैपिटल का, चलो शुक्र है। अच्छा डेबिट क्रेडिट का पता है। अच्छा तो डेटर बढ़े तो जरा दिमाग, अब जरा थोड़ा सा दिमाग की छुरियां कांटे तेज करो। मैं थोड़ी देर जल्दी जल्दी जरा आपको बोल रहा हूँ, जरा मुझे जवाब दो, मुझे तसल्ली हो थोड़ी सी। डेबिट क्रेडिट भी आंदा है या नहीं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट सादा, ठीक है जी। बैंक बढ़े तो, सेल्स बढ़े तो, और क्रेडिटर बढ़े तो, अच्छा डेटर बढ़ जाए तो, अगर कैश बढ़ जाए तो, और अगर एक्सपेंस कम हो जाए तो, चलो ठीक है, बात थोड़ा सा मामला गुजारे का है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा अच्छा, बाकी इंशाल्लाह इस टॉपिक इस सिलेबस से रिलेटेड तो सारी एंट्रीज मैंने खुद करवानी ही है, लेकिन ये तो पता होवे कि इतना पता लगता है कि एसेट, ओए लायबिलिटी कम होने की तो एंट्री नहीं पूछी आपसे। ओके सर, सही है। चलें शुरू करते हैं जी काम। अकाउंट बनाते हैं बाद में, पहले एंट्रीज कर लें जी। बाबर आजम परचेज फॉलोइंग एसेट्स। 1 अप्रैल 2009 को एसिड खरीदा है। अच्छा ये ना बेसिक सवाल हैं छोटे वाले, तो आप कहोगे सर ये एसिड करंट नॉन करंट, भाई मैं कह रहा हूँ नॉन करंट एसिड्स हैं, पीपीई का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी एग्जांपल हैं, किसी ज़माने में ऐसे 2-3-4 टर्म्स पहले क्लास में। लिखो बच्चों सवाल, बच्चों ने लिख लिया, एसिड खरीदा, ज़बानी बोला ना, ये कॉस्ट है इसकी, ये डेट है, और अगली बार वो फिर किताब में डाल दिया कि चलो इनको अब यही बेसिक सवाल है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई छोटी मोटी कमी बेशी होगी वो मैं खुद बताऊंगा। पर्चे के सवाल में सारा कुछ बहुत खुला डुला क्लियरली लिखा होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, एसिड खरीदा है 1 अप्रैल 2009 को 200,000 का। अब ये इतनी सिफरें मैंने नहीं लगानी, पिछले सवाल में मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अगर आपसे कहूं कि रुपीज इन 1000 में ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो करना आता है? किया है इंट्रो में। किसको नहीं आता ये काम, जरा हाथ खड़ा कर दे, उसको सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं होती जी। बताते रहना, मुझे शर्म नहीं करनी। देखो एक बात याद रखना, सारे सिलेबस के लिए आपको बता रहा हूँ, सारे सेशन के लिए, सवाल सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी टाइम है या अभी लेट है या अभी जल्दी है, या शर्म आ रही है, ये बातें आपने नहीं डिसाइड करनी। सवाल जो दिल में आए वो पूछ लेना है। अगर रेलेवेंट होगा अभी आंसर करना तो मैं उसको खुद उसी वक्त आंसर करूंगा, वरना उसको डिले करना होगा तो मैं खुद डिले करूंगा और आपको बताऊंगा कि यार फलां टॉपिक में जाके हम इसको पढ़ेंगे, फिर जवाब दूंगा। और जब वो आएगा तो अल्लाह का शुक्र उस वक्त याद भी होता है कि बच्चे ने सवाल किया था, तो बंदा उसको कहता है याद आ गई ये बात। लेकिन ये आपने नहीं डिसाइड करना अपने तौर पर कि ये सवाल अभी करने वाला नहीं है, या ये सवाल करूंगा तो साथ वाला हंसेगा। अभी हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो इस पर आपको शर्म आ रही होती है, 10 और को भी आ रही होती है, तो आप करते हैं तो उनका भी भला हो जाता है। तो सवाल जब दिल में आए आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी उसको आंसर फौरन करूं मैं, उसको डिले करके करूं मैं, वो मुझ पे छोड़ दीजिएगा बेटा, वो मुझे डिसाइड करने दीजिएगा, ठीक है ना। सही है। अच्छा तो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, और समझ ना आए तो बता भी देनी है बात, कोई मसला नहीं है। बस ये वो फनकारियाँ नहीं लगानी क्लास में, स्टेज ड्रामा नहीं बनाना, जैसे कल बताया था। बाकी कोई मसला नहीं है, पढ़ने के लिए तो 10 बार पूछूं, मुझे कोई मसला नहीं। ओके अच्छा जी, रुपीज इन 1000 में क्वेश्चन करना है तो इसका मतलब 1000 कॉमन ले लेंगे। मैं 200, 300, 500 इस तरह से लिखूंगा, कोई मसला किसी को है हाइब्रिड में?
तो है तो निकल जाओ क्लास जी। 200 रुपए का एसेट है, 1 अप्रैल 9 को खरीदा। एसेट खरीदने की एंट्री मैं भूल गया, आपने मुझे बताना है क्या एंट्री है। 1/4/2009 है जी। एसेट खरीदा तो एसेट बिजनेस में बढ़ गया, एसेट बढ़े तो डेबिट। कैश या पेबल जो भी लिख लें, कैश या ज्यूम कर लें कि कैश पे हो गया, तो सिंपल एंट्री की हमने एसेट डेबिट। इसको पीपी डेबिट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी एसेट ही लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बचपन वाली बातें लेकर चल रहे हैं ना हम स्टार्ट में। तो एसेट अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 200 से। इसका नरेशन क्या है? एसेट परचेज। और क्या साइंस होनी है। नरेशन सर क्या होता है, कैसे लिखते हैं सर पेपर में? ओ भाई, जो एंट्री कर लेता है उसको नरेशन लिखने में क्या मसला होना है? उसको पता ही है कि क्या किया हुआ ऊपर। अपने अल्फाज में लिख दो कि क्या है ये किस चीज की एंट्री है जी? एसेट खरीदने की एंट्री है बस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 जून 2009 पर 300 रुपए का एक और एसेट खरीदा बाबर ने, 1 जून। तो एंट्री हो जाएगी 1/6/2009 पर। एंट्री क्या होगी? एंट्री तो सेम ही रहेगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? अब अकाउंट नहीं लिखा सर आपने, इधर भी लिख लो या यहां से भी हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। चलो काम कम कर लेते हैं काम थोड़ा सा, ठीक है ना जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? ओहो, नरेशन चलो ठीक है, सेम है ना, तो नरेशन मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो लिखिए। ये भी एसेट परचेज की ही एंट्री की है, ठीक है ना। तो नरेशन सेम है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखी। डन। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद अगले साल की कहानी शुरू हो गई है, तो पहले इस साल को कंप्लीट कर लें, क्या ख्याल है? ठीक है भाई, इंट्रो वाला पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आए तो कैसे मैं पूछूं, शर्म आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ समझ ना आए तो आपने लाजमी पूछना, ओके। यहाँ पे शर्म की तो फिर कर्म डूबेंगे, जिसने की शर्म उसके डूबे। हाँ, फिर आगे जाके मसले यहीं से खड़े हो जाने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने रिलैक्स होकर पूछना है, यूँ समझे इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है। वो पेस उस तरह की नहीं है, क्योंकि इंट्रो में पढ़ा हुआ तो है ना, असल बात तो यही है। लेकिन आपको कोई बात भी समझना है तो आपने पूछ लेनी है, ओके। अच्छा जी, अब ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे हमने क्या करना है? इसको डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। वैसे तो मुझसे रिक्वायर किया क्या गया था असल में सवाल में? लेजर्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। एसेट का लेजर बनाना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर बनाना है। ये मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अब एक बार जब एंट्रीज की तरफ चले हैं तो पहले अब इनको घर पहुंचा लेना, क्योंकि सवाल में जनरल एंट्रीज मांगता है या लेजर मांगेगा, दोनों इकट्ठे नहीं मांगेगा, या नोट मांगेगा या डिस्कशन मांगेगा। हर तरह के सवाल हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो चलना सीख रहे हैं ना, अभी मैंने आप लोगों की उंगली पकड़ी है ना, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लेजर्स की मैंने जगह ज़रा इसलिए बना दी है कि ज़रा जगह उस हिसाब से छोड़ लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वर्किंग्स करनी थी। अब अगर ये एसेट, 2 एसेट्स हमने इस साल ख़रीदे हैं और ये साल में कुछ ना कुछ अरसा इस्तेमाल हुए हैं, तो साल के एंड पर इनकी डेप्रीसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। अगर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है तो उस डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहली वर्किंग आज मैं क्या करने लगा हूँ? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन। तो वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ लिख के भी टाइम ज़ाया ना करें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये फारग ने ना जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो फॉर द ईयर मैंने लिखा है। ये वर्किंग में इतनी कोई इजाज़त होती है, वर्किंग में आप एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट मेन जो उसमें बचना है, मैं तो खैर रिक्वायरमेंट में भी आज लिख जाऊंगा एक्डेप, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें एब्रीविएशंस को अवॉइड करना है, वर्किंग में चलेगा, ओके। वर्किंग में आपने एक्डेप लिख लिया, रिक्वायरमेंट में एक्यूमुलेट, जनरल एंट्री रिक्वायर्ड थी, तो रिक्वायरमेंट में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लफ्ज़ पूरा लिखना है, ठीक है, याद रहेगा। ये अब आप बता रहा हूँ, ये सारा सेशन फिर भी पूछते रहते हैं बच्चे, खैर फिर बताता रहूँगा।
वर्किंग में आपने एब्रीविएशन यूज करने हैं, मेन रिक्वायरमेंट में एब्रीविएशन से परहेज कीजिएगा। ओके, अपने अपने एब्रीविएशन बनाए होते हैं, एक्यूमुलेशन का एडी पढ़ने वाले ਨੂੰ अल्लाह ਦਿੱਤਾ लग रहा है, ठीक है, अपने एब्रीविएशन बने। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, पंजाबी वाली 9 अच्छा 2009। नेक्स्ट दो चीज़ें एडिशनल आएंगी, दो लाइनें अगले दफ़ा में, अगले साल में, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं है, तो इसलिए मैं बस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास क्या पिछले साल से कोई एसिड चले आ रहे हैं? नहीं है, ठीक है। बेसिक सवाल उठाया जिसमें साल ही पहला है, ठीक है ना। अगले सवाल में, बल्कि इसी साल में आगे चलेंगे तो बात अगली समझ आ जाएगी। पिछले साल से कोई एसिड चले हुए, यूँ समझ लें कि ये बिजनेस ही हमने इस साल शुरू किया, ठीक है। अब इस साल के एंड पर खड़े होकर देखते हैं तो दो एसेट्स ये बिजनेस खरीद चुका है, ठीक है। पहला एसेट खरीदा था यकम अप्रैल 9 पर 200 का, ये यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने इस्तेमाल हो गया? 9 महीने। तो इसकी डेप्रिसिएशन 9 महीने की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और फिर 300 का एक एसेट खरीदा 1/6 को, इसको कितने महीने इस्तेमाल कर लिया? 7 महीने। तो इसकी 7 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब अगली बात, एसेट्स की नेचर अलग अलग नहीं है तो हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं ना, ठीक है। एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक ही लेजर बनता है, यानी प्लांट 10 बार भी खरीदो तो लेजर एक ही बनाते हैं प्लांट का, पता है इस बात का? कोई नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा मजीद आगे चलकर, ठीक है। आगे सवाल 1-2 करेंगे होमवर्क में आप लोग। तो अगर एक क्लास ऑफ एसेट है तो वो 10 बार भी खरीदा है एसेट तो आपने उसका लेजर एक ही बनाना है। जैसे प्लांट है, प्लांट 1 2 3 4 5 6 जितने भी खरीदो प्लांट, लेजर एक ही होगा। लेकिन अगर प्लांट और बिल्डिंग है तो ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं, तो बिल्डिंग के लिए अलग लेजर बनाना पड़ेगा और प्लांट के लिए अलग। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आप अज्यूम कर लें कि ये सेम ही एसेट है, ठीक है, एक ही एसेट है, इसीलिए एक अकाउंट है, ठीक है। अब अगर दो अलग अलग एसेट्स हैं तो उनकी अलग अलग डिडक्शन की एंट्री करने का पागलपन नहीं करना, बल्कि इन दोनों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, साल के एंड पे निकालेंगे। कल बताया था कि हर वक्त हम डेप्शन की एंट्रीज नहीं करते रहते, साल के एंड पे एक ही बार निकालते हैं, ठीक है। तो डेप्शन इनकी इकट्ठी निकालेंगे, एक ही फिगर निकालेंगे और साल में एक ही बार एंड पर साल के निकाल के एंट्री करेंगे। या जब कभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं डेप्रिसिएशन की एंट्री उस वक्त करनी होती है, ठीक है। तो ऑन नहीं है, कोई नहीं, ओपनिंग एसेट्स हैं कोई नहीं, डिस्पोजल अभी पढ़ाया नहीं है, तो ऑन एडिशन। चलो आपका फॉर्मेट लगता है बना हुआ है कुछ ना कुछ, चलो मैं वो लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओपनिंग एसेट्स के ऊपर कितना होगा? ओपनिंग एसेट्स होंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ओपनिंग तो एसेट्स हैं ही नहीं। चलें आगे। लेकिन इस साल में कुछ एडिशंस तो हुए हैं, ठीक है, तो ऑन एडिशंस। अब एडिशन एक नहीं है, एडिशन एक से ज़्यादा है। अच्छा, जिस चीज़ का ध्यान रखना है ना वो ये है कि अगर आपने रुपीज़ इन थाउजेंड में सवाल किया है ना तो रिक्वायरमेंट के अंदर समझे, ये भी रिक्वायरमेंट है, आप टॉप पे एक बार लिख ज़रूर लें रुपीज़ इन थाउजेंड, इधर भी लिख लेना। अब आपने लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, लाजमी है, ये गलती हो जाएगी ना। रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन थाउजेंड, बल्कि मैं इसमें लिख ही देता हूँ पहला दिन में। अब रुपीज़ इन रिक्वायरमेंट में, वर्किंग में चलेगा, ये वर्किंग है ना, छोड़ो खैर है, यहाँ से फिगर निकल के जानी तो वही है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, तो वर्किंग में माफ़ी है, लेकिन रिक्वायरमेंट में माफ़ी। अब मैंने उसको कहा है, समझो कि वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने ₹1000 उसमें भी लिखा है, जर्नल एंट्री में भी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एडिशन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मेथड कौन सा है? सवाल ने बोला डेप्रिसिएशन रेट है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन में तो रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे। और रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कॉस्ट माइनस जीरो लिखना है तो लिख लो। स्ट्रेट लाइन जो है ज़रा आपको आदत पड़ी हुई है, लेकिन चलो आज पहले सवाल में लिख रहा हूँ, अगले सवाल में फिर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट कितनी है? 200 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0 इनटू रेट क्या है? 10%। लेकिन ये तो पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन है, ये एसेट आया कब था? तो ये वो काम जो मैं भी दिखाया था ना सोल्यूशन के अंदर, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ निकालना हो तो ये वर्किंग ही करनी होती है बस, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आया है तो
9/12। एंड वालों नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है। थोड़ा ये छोटा लिखा गया मादत, अगला मैं थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ जी। कितनी डेप्शन? 15 रुपए। 15। उसके बाद एक और एडिशन भी हुआ, 300 कॉस्ट है उसकी, रेजल वैल्यू उसकी भी गिवन नहीं है, होती तो माइनस कर देते। चलो पहला दिन है, वरना सवाल में ना गिवन हो तो ये लिख के टाइम ज़ाया नहीं करना, लेकिन आज पहला दिन है ना, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भी याद करवाया है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि भूलो ना, और तरतीब भी समझ आ जाए कि इस तरह पूरे सवाल के अंदर अगर रेजल वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, बस वही फॉर्मूला के अंदर -0 करके रेट लगा देना है, ठीक है जी। इंटू 10% इंटू ये 7/12 जी, 17.5। बस के कुछ और भी होगा, बस ये दो एसेट्स ही थे। कर सकते हो करना चाहो तो, मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा कि कोई बच्चा हो सकता है आज भी जिद करके ना फुल लिख रहा हो फिगर, तो चलो एंड पे उसका और मेरा आंसर मैच कर जाए। कौन कौन वैसे फुल लिख रहा है, 1000 में नहीं कर रहा होंगे, सही, अब मानेंगे नहीं, 2-4 होंगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रा पहली दफ़ा है ना तो डर ना जाओ आप बिल्कुल ही, इसलिए मैंने राउंड नहीं किया, वरना इसको राउंड अप कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। रुपीज इन 1000 का मतलब ही यही है, राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। तो राउंडिंग का उसूल ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 17.2 है, 17.4 तक ऐसे जैसे ही है, तो इसको राउंड डाउन कर लेते हैं, और अगर 17.5 या उससे ऊपर चली जाए फिगर, 17.6 हो जाए, 17.9 हो जाए, तो इसको राउंड अप कर लिया जाता है। ये उसूल है राउंडिंग का। तो अगर 17.5 है, ये भी राउंड अप होना होता है, तो इसको राउंड अप करता तो मैं 18 लिखता, बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन पहला दिन है, फिलहाल में जी इससे डर लग रहा था आप लोगों से ना, अभी मैं डर भी रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये डर दूर होते होते, ठीक है। तो राउंडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, राउंडिंग कोई गलती नहीं है बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई जी? 22.32 कर लो यार, जिवें तुसी कहोगे भाई, साडा केड़ा जोर, जोर तो सारा बोलने भी लग जाता है आज। अच्छा जी बच्चों, अब ये क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 9। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस बढ़ना है, तो एक्सपेंस को बढ़ाएं तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, नाम उसका क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, आप जरा नाराज नहीं होना 1 मिनट के लिए, जरा जैसे पहले एंट्री करूं करने देना, नोट ना करना 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से बढ़ता है ना, तो एक्सपेंस डेबिट, नाम है उसका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब डेप्रीसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी, यही पढ़ते थे ना आप, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस बढ़ा है और दूसरी तरफ एसेट कम हो गया, ठीक है, तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। हाँ कर लेता हूं, मैंने कहा भी था ना छेड़ना, मैंने नहीं रहने दे रही तुसी, ठीक है जी। कितनी डेप्रीसिएशन है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना, 32.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये समझ आती है, ये एंट्री ज्यादा इजी है समझने के लिहाज से। ये हुण जा गया है या एवं बस चस्का ले रहा भाई, तो या वाकई अख लग गई सी है। मैं जी बेटा, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं आपको बुक वैल्यू पर एसेट अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आगे जाकर 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें मजबूरन वो लेजर बनाना पड़ता है बुक वैल्यू पर, जिसमें कैश फ्लो का टॉपिक है, एनपीओ का टॉपिक है। अक्सर डाटा ऐसे दिया होता है कि मजबूरी होती है आपके लिए बुक वैल्यू पर एसेट अकाउंट बनाना, तो ये एंट्री करना भी सिखाऊंगा। इस एंट्री की वजह से वजूद में आने वाला एसेट अकाउंट ये भी बनाना सिखाऊंगा। उस वक्त तक हम डिस्पोजल एक्सचेंज पढ़ चुके होंगे, वो शामिल करके ये सवाल करवाऊंगा। लेकिन ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर एक एंट्री है। वो ज़्यादा बेहतर एंट्री क्या है कि आप इस एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट मत करो। है तो ये एसेट के अकाउंट के अंदर कमी, एसेट की कमी है ना, है तो ये एसेट की कमी, लेकिन ये एसेट की कमी, मैं असल में अब ये बताना चाह रहा हूं आपको
कि हम अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों करते हैं, ये उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। तो पहले मैंने वो एंट्री की है जो दिखने में आसान है लेकिन प्रेजेंटेशन के पर्पस के हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर IAS 16 के डिस्क्लोजर यानी नोट की बात करें तो वो नोट बनाने के लिए भी ये एंट्री नहीं कर सकते। ये एंट्री करेंगे तो वो नोट भी नहीं बन सकता जैसे IAS 16 कहता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी, लेकिन फिलहाल मैं बुनियाद बना रहा हूं इस बात की, आपको ये बताने लगा हूं कि ये एंट्री सही तो है लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन ये वाली एंट्री नहीं है, उसका ग्राउंड बना रहा हूं। तो पहली बात मैंने आपसे क्या की है कि डेप्रीसिएशन जो है ये एसेट के अंदर कमी ही है, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है। अब ये एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट ना करें बल्कि इसके लिए कोई अलग से एक अकाउंट खोल लें। उस अकाउंट का नाम कुछ भी हो सकता था, अकाउंटेंट ने उसका नाम रख दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। ठीक है, पहले वाली एंट्री बिल्कुल ठीक थी लेकिन वो क्यों नहीं करते ये अब उम्मीद है इस क्लास के एंड तक आज ये प्रूव कर दूंगा। ठीक है, करके ही भेजूंगा आपको। छोटी सी बात है, बेटर प्रेजेंटेशन कैसे है, दो बातें, एक तो प्रेजेंटेशन बेहतर है इस एंट्री से हो जाती, दूसरा IAS 16 जब आप पढ़ेंगे उसका डिस्क्लोजर जो PPE का नोट मशहूर जमाना जो इसमें से आता भी है सवाल, वो नोट बनाना पड़े तो भी इस एंट्री के तहत चलने वाले ही वो नोट बना पाते हैं, दूसरे नहीं बना पाते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस यही वाली एंट्री करती हैं, लेकिन दूसरा काम भी सीखेंगे जरूर, कुछ टॉपिक्स के अंदर वो काम देते हैं हमें। ओके, सही है। अच्छा, अब ये हमने क्या किया, एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट के अकाउंट की बजाय एक नया अकाउंट ओपन करके अलग थलग उसके अंदर लिख लिया। क्या ऐसा काम हमने इससे पहले भी कभी किया हुआ है? कब करते थे? सेल्स अलग होती थी और सेल्स के अंदर कमी सेल रिटर्न को अलग लेजर में रखते थे, सारा साल इनको अलग अलग लेकर चलते थे और ईयर एंड पे इनको क्या करते थे, इनकम स्टेटमेंट जहां पे इन दोनों ने जाना है वो बनाते हुए इन दोनों को नेट करते थे। और तो ऐसे ही परचेज और परचेज रिटर्न भी था, सारा साल सारा पीरियड परचेज को अलग लेजर में रिकॉर्ड करते थे, परचेज रिटर्न को अलग लेजर में रिकॉर्ड करते रहते थे और पीरियड एंड पे आके इन दोनों को क्या करते थे, नेट। ठीक है, और कोई एग्जांपल? आपस की बात है, कैपिटल और ड्राइंग में भी ऐसे ही होता था। आप इंट्रो के लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे तो खैर वो तरतीब बदल जाएगी ना, शेयर कैपिटल आ जाएगा और डिविडेंड शिविडेंड आ जाएगा, वो जब पहुंचेंगे वहां पे पढ़ा दूंगा। लेकिन आपके इंट्रो वाले का नॉलेज को अगर मैं याद करूं तो उसमें आप क्या करते थे कि कैपिटल अलग रिकॉर्ड होता था, ड्रॉइंग्स अलग रिकॉर्ड, ड्रॉइंग्स एंट्री थी ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, और ओनर घर से पैसे लाया तो एंट्री होती थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और जब बैलेंस शीट बनाते थे तो आप वहां पे करते थे कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करते थे ना, वहां पे जाके नेट कर रहे थे। कोई और एग्जांपल? और एक और भी पड़ी हुई है आपने, हाँ जी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। शक वाले डेटर्स को डेटर में से कम नहीं करते थे, अलग थलग अकाउंट में रखते थे और पीरियड एंड पे जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उन दोनों को नेट करके बैलेंस शीट में शो करते थे। ये भी वही कर रहे हैं, वैसा ही काम है। एसेट के अंदर होने वाली मैंने 4-5 मिसालें दी हैं जो आप, बल्कि ये भी आपने पहले किया ही हुआ है, इंट्रो में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं तो यूं करके पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, क्या आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। जाना तो हमने इसकी मेराज तक है लेकिन बुनियाद तो हम शुरू से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एसेट अकाउंट, एसेट के अंदर कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय हम अलग थलग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और जब पीरियड एंड होगा तो इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग नहीं रखना बल्कि नेट कर देंगे। यही तो काम करते थे हम, एसेट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू के ऊपर एसेट को बैलेंस शीट में शो कर देते थे। ठीक है, तो वहां तक अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में। यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हमने क्या किया जी, बेहतर वाली एंट्री की है और इसका नरेशन क्या बनेगा जी, रिकॉर्डेड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2009 या फॉर द ईयर एंडेड 2009, जो भी लिख लें। मैं तो कहता हूं यहां तक लेजर भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, इन एंट्रीज में कोई मसला, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप बगैर किसी परेशानी के। वैसे भी शुगल थोड़ा कम लगा रहा हूँ ना, रमज़ान है, शुगल जी सारा जोर लग गया थे पढ़ाने, इसलिए मैं टांग छेड़ूंगा भी नहीं आपको। सवाल पूछें आराम सुकून से जवाब दूंगा। बोले जी कोई सवाल है तो चलें आगे, शुरू करें फिर लेजर बनाना। ठीक है जी, लेजर 2 रिक्वायर्ड है, एसेट का और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन।
एक लेजर मैं आज वैसे ही बनाने लगा हूँ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का, रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन बना के फिर बाद में काट देंगे। ज़रा डबल एंट्री नज़र आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। डबल एंट्री ज़रा देख लें एक बार, उसके बाद फिर ठीक है। रेलेवेंट लेजर जब वो कहे तो हम सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेशन से काम चला लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस लेजर में नज़र आ रहा होता है इस अक्यूमुलेशन के अंदर। लेकिन ये सारी बातें प्रूव कर लें, ज़रा पक्की कर लें, इसके लिए आज मुझे बना लेने दें, कल से फिर अगले सवाल से इंशाल्लाह फिर ये दोबारा अब नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स कहाँ बनाएंगे? तो ये फरमाइशी लेजर फिर इधर करके बना लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी एक्सट्रैक्ट्स की जगह बच जाएगी, ठीक है। फरमाइशी मैंने फरमाइश की है, ये ना कहना सर हमने तो कोई फरमाइश नहीं की, आप ना बनाएं। आपका क्या है, आप तो कह देंगे। लाइनें भी सीधी ना हो रही है, छुट्टियों के बाद सर आए हैं, देखो मैंने बताया था ना, अभी तो बॉल स्विंग हो रही है ना, नज़र नहीं जम रही ना, ठीक है। तो इस पर पता है ड्यू बहुत पड़ी हुई है, accumulated depreciation expense। जी बच्चों करें जी बिस्मिल्लाह फिर लेजर बनाने की, वरना तो लेक्चर की बिस्मिल्लाह हमने की हुई है जी। सबसे पहली बात, 2009 के स्टार्ट में को ओपनिंग बैलेंस है नहीं है, एसेट का ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। चलें 2009 में ही सबसे पहली एंट्री आ रही है 200 रुपये की, 1 अप्रैल 2009 पे। अच्छा जी हमारी पेस यही रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा तेज़ लग रहा होगा आपको ये पढ़ना, जिनको आहिस्ता लग रहा है वो भी दिल को समझा लें, अब यही पेस है। जिनको तेज़ लग रहा है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाए। हमारी पेस इस लेक्चर से लेके आखिर तक ऐसी रहेगी, ठीक है ना। बस जो समझ आना है, जितनी देर में समझाना है मैंने उतनी देर में समझाना है, तो जल्दी जल्दी नहीं डालनी आप लोगों ने। हमारे पास खुला टाइम है, इंशाल्लाह कोई छुट्टी नहीं करेंगे हम, इसलिए खुला टाइम ही है पूरे सेशन में। लास्ट टाइम भी आप सीनियर से पूछ लीजिएगा, हमने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है एक्स्ट्रा डे में, वरना वीक के अंदर कोई 1 या 2 आधे पौने घंटे की इसी क्लास के साथ ही ऐसे टेस्ट हो गया हफ्ते के अंदर, उसकी डिस्कशन उसमें कर ली, MCQ टॉपिक ख़त्म हुआ है उसकी डिस्कशन उसमें कर ली। इस तरह के काम हम एक्स्ट्रा क्लास में कर लेते थे वो साथ के साथ। तो पूरा सेशन कोई संडे ऑन नहीं किया था हमने, शायद एंड पे जाके वो आखिरी संडे था जो ऑन करके बच्चों ने कहा था जान छड़ दो साड़ी, सोमवार को सानू ना बुलाओ, कुछ इस तरह का हुआ था। तो 1 आध संडे शायद ऑन हुआ था। तो स्पीड यही रखते हैं हम, बस छुट्टी ना करने की कोशिश की जाती है, और क्लास का टाइम भी अच्छा है। तो अगर किसी को स्लो लगे तो अब वो इसकी आदत डाल ले, और किसी को तेज़ लगे तो वो थोड़ा सा इससे तो तेज़ अब हो ही जाए जितने पे वो फिर रहा है, फिर वो बहुत ही स्लो फिर रहा है, ठीक है। ओके सही है ना। अच्छा पहली 1-2 क्लासों में वैसे भी ये पता है पेस ही सेट हो रही होती है आपकी मेरी आपस में, ठीक है ना। तो पहली एंट्री थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो एसेट डेबिट, एसेट के लेजर में एसेट डेबिट, कैश का लेजर माजरत के साथ अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही ये दिमाग के अंदर बनाना है, ये आपका दिमाग है, ठीक है। ये वैसे ही ज़रा बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका दिमाग है। वैसे तो आजकल खाली है, वैसे भी खाली होता है, तो ये वैसे ही मैंने ज़रा अभी ये मैं मिटा देता हूँ, ज़रा डबल एंट्री नज़र आ जाए, ठीक है। डबल एंट्री का तरीका क्या होता है, आपको बच्चों ने उस्तादों ने सिखाया होगा कि जो डबल एंट्री है सबसे पहले उसकी फिगर पुट करो, ठीक है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, क्या है एसेट डेबिट कैश, कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी, सबसे पहले ये फिगर्स को लिखो आप, ठीक है। तो 200 रुपया एसेट अकाउंट में डेबिट और 200 रुपया कैश के लेजर में क्रेडिट। ये पहले लिख लेंगे ना आप तो गलती के चांसेस नहीं रहते। अब नरेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, डिस्क्रिप्शन हो भी जाए, तो उससे मसला अब कोई नहीं है, गलती के चांसेस अब तकरीबन ख़त्म हो गए, ठीक है। तो जो एंट्री हो पहले उसकी इस फिगर को लिख लो, फिगर लिख ली है। अब उसके बाद सुकून से यहाँ पे लिखो डेट, ऊपर डेट डिस्क्रिप्शन वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है चलेगा जी। 1 अप्रैल 2009 इस एसेट के इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, तो ये काम हमने इस तरह से करना नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट एंट्री किया करेंगे। आपको ये डबल एंट्री करनी तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़रा मेरी तसल्ली हो जाए, मैं इस तरह से एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री ये दिमाग के अंदर करनी है, आपका दिमाग मैंने इसलिए बनाया है, ठीक है। ये एंट्री आपने दिमाग में करनी है, रिक्वायर्ड नहीं है कैश का लेजर, तो बनाने नहीं बैठ जाना, इससे टाइम ज़ाया होगा। आज तो मैंने करना था टाइम ज़ाया, टाइम पास भी तो करना है ना, है जी। सही है, डबल एंट्री नज़र आ रही है।
अब ये डबल एंट्री ऐसे नहीं करनी, ये लेजर दिमाग में खोल के, मतलब दिमाग में खोल लेना, किताब पे ना खोलना, ठीक है। ये एंट्री यूं किया करेंगे आप, सिंपल जी। एंट्री है एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। अब सबसे पहले फिगर लिखनी है, तो आप यहां पे लिखोगे एसिड डेबिट और दिमागों के अंदर कैश क्रेडिट। हो गया, डबल एंट्री हो गई। अब इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है जी, कैश। यहाँ पे आप डेट लिख लो, ये डबल एंट्री ऐसे करनी है आपने, ठीक है। ये की हुई डबल एंट्रीज को जरा दोबारा करके तरतीब सेट हो जाएगी। अगले टॉपिक्स में FAR 1 की डबल एंट्रीज ही हैं, हर टॉपिक में जर्नल एंट्रीज हैं, कोई इससे को माफी थोड़ा ही है। तो आदत अपनी अब इस तरह से हम बनाते चले जाएं, ठीक है। आगे चले जी। नेक्स्ट क्या है, दूसरी भी एडिशन की एंट्री है। एंट्री बोले क्या है, एसिड डेबिट कैश। एसिड डेबिट कितने से, और कैश दिमागों में क्रेडिट, वो क्रेडिट कर दिया। अब इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, ये हमने लिखकर बता दिया, 1/6/2009, ठीक है जी, सही है। पहली दो एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ऊपर तंगी सी महसूस हो रही है जी। ये एंट्री जरा पोस्ट करवाइए। अब ये दोनों लेजर मौजूद है, ये दिमाग में फिलहाल नहीं है, ये किताब पे ही है, पहला दिन है, ठीक है। बाद में इसको भी दिमाग में ले जाएंगे, ओके जी। डबल एंट्री करवा दो जी, डबल एंट्री वाले, हाँ भाई हाँ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसिड क्रेडिट करने की बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। कितने से, 32.5। इसके में ऊपर ₹1000 भी लिखा, रिक्वायर्ड नहीं था, ऐसे आपको समझाने के लिए एंट्री की हुई, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। पहले क्या लिख लिया आपने, फिगर को। उसके बाद अब आगे आप निकले डिस्क्रिप्शन। 31/12/2009, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है, इस डेबिट के अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। और 31 दिसंबर 2009, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ पड़ा है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। रेफर कर दें वर्किंग नंबर 1, ठीक है। बस इस साल की 3 ही एंट्रीज थी, बस ये एंट्रीज तेजी से करने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में हम, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू करना है, मुझे एक बार जरा तीनों एंट्रीज बोल लेने। 3 एंट्रीज थी जी इस साल की, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। ये जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब एक्सट्रैक्ट्स भी इस साल के बना देते हैं, लेकिन पार्ट 2 शुरू कर लें पहले भाई जरा।